हम बीएड सेकेंड ईयर का क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर 8 कर रहे हैं, जिसकी हमने यूनिट 2 जो है वो स्टार्ट करी हुई है। प्रीवियस लेक्चर तक हमने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो कौन कौन सी होती हैं, जिसके अंदर हमने डिसेबिलिटी को मेजरली 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था, फिजिकल डिसेबिलिटी और मेंटल डिसेबिलिटी। अब हम उन्हीं डिसेबिलिटीज को जो है वो एक एक करके प्रॉपरली जो है उनको स्टडी करेंगे कि मेजरली वो होती क्या है, उसके मेजर फैक्टर्स कौन कौन से हैं, उसकी पहचान किस तरह से हो सकती है, प्रॉब्लम कौन कौन सी हैं, टाइप क्या क्या हो सकती हैं, या कौन कौन सी एजुकेशनल नीड्स हैं अगर कोई बच्चा जो है वो इस टाइप का स्कूल के अंदर पढ़ने आ रहा है। देखिए, आप क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल कर रहे हैं कि हमें एक समावेशी विद्यालय का जो है वो निर्माण करना है। तो समावेशी विद्यालय यानी कि जहां पढ़ने के लिए सभी विद्यार्थियों को एक ही तरह का प्लेटफॉर्म जो है वो मिल रहा है। तो जब तक हम कहें कि जैसे हमने स्टार्टिंग में कहा था कि जब तक किसी भी डिसेबिलिटी के बारे में पता नहीं होगा, उसकी पहचान कैसे होती है, हमें उसके बारे में बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो हम उन बच्चों को कैसे समझ पाएंगे। तो अब हम अलग अलग टाइप की जो डिसेबिलिटी हैं वो हैं क्या, उन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं और उनका क्या इफेक्ट है या वो क्या टाइप्स की हैं, वो चीज़ जो है हम देखेंगे। और आज के इस लेक्चर में जो हम डिसेबिलिटीज डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे पास लोकोमोटर एम्पायरमेंट, या जिसे हम ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट भी जो है वो बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, लोकोमोटर गति विषयक बोल दिया जाता है। ऑर्थोपेडिक जो है जिसे हम अस्थि बाधिता जो है वो कहते हैं। जो हम ये कहें कि लोकोमोटर या जो ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट है, ये किस तरह की डिसेबिलिटी है, ये एक फिजिकल डिसेबिलिटी है, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा ही था कि इसे हम किस कैटेगरी में लेते हैं, फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर हम इसको कंसिडर करके चलते हैं। होता क्या है इसके अंदर, हम ये कहें कि जो इंडिविजुअल पर्सन है दैट इज नॉट एबल टू डू एनी वर्क, कि वो अपने जो है किसी भी ऑर्गन के अंदर जो है क्या देखा जाता है, डिफेक्ट्स इन ऑर्गन, उसके बॉडी ऑर्गन में जो है वो कोई ना कोई क्या है डिफेक्ट जो है हमें लगेगा इसके अंदर। और इसके अंदर हम क्या देखेंगे कि हम ये देखेंगे नॉट टू डू, नॉट एबल टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने में जो है उसको कोई ना कोई क्या है असमर्थता जो है वो रहेगी। इसके साथ साथ हम कहें कि लिमिटेड फिजिकल एरिया, लिमिटेड एरिया ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, जो भी हम शारीरिक क्रियाएं करते हैं उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलेगी, इसके अंदर लिमिटेशंस जो है वो देखने को मिलेगी। उसे डिफिकल्टी रहेगी डूइंग द एनी एक्टिविटी, किसी भी काम को करने में जो है वो उसको डिफिकल्टी रहेगी। और इसके साथ साथ हम कहें कि इसके बिहाफ पर जो एम्पायरमेंट है या जो डिसेबिलिटी है वो स्पेशल भी हो सकती है और जनरल फिजिकल एबिलिटी भी जो है उसके अंदर हो सकती है। जो डिसेबिलिटी हम लेके चलेंगे वो स्पेशल और जनरल दोनों तरह की जो है वो हो सकती है। स्पेशल और जनरल यानी कि या तो उसे किसी एक विशिष्ट काम को करने में ही समस्या होगी, या वो रूटीन के सभी काम में उसे जो है वो कोई ना कोई समस्या जो है वो फेस करनी पड़ेगी। तो यानी कि जो लोकोमोटर है वो क्या है, एक इस तरह की डेफिशिएंसी है या डिसेबिलिटी है जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी के अंदर हम लेके चलते हैं। डिफेक्ट्स इन ऑर्गन, प्रॉब्लम कहाँ मिलेगी हमें, जो बॉडी पार्ट्स है हमारे ऑर्गन्स हैं उनके अंदर जो है वो कोई ना कोई जो है डेफिशिएंसी मिलेगी। नॉट एबल टू डू एनी वर्क, किसी भी काम को करने में जो है उसे क्या है असमर्थता रहेगी या वो समस्या जो है हम देखे चलेंगे। लिमिटेड एरिया ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, वो जब कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा, शारीरिक क्रियाएं जो है करेगा, तो वो बहुत से कामों को करने में जो है वो सक्षम नहीं होगा। वो जो असमर्थता है यानी कि उसका जो लिमिटेड फिजिकल एरिया है वो स्पेशल भी हो सकता है और वो क्या है जनरल भी जो है वो हो सकता है। आप जस्ट एग्जांपल लीजिए कि कोई भी एक जो हम कहें कि फिजिकल हैंडीकैप बच्चा है जिसके हम ये कहें कि लेग्स में प्रॉब्लम है, तो हम क्या देखेंगे, स्कूल की जो हम कहें कि एकेडमिक और नॉन एकेडमिक जो एक्टिविटीज़ हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने में उसे क्या है समस्या जो है वो फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि उसका कोई ना कोई ऑर्गन जो है वो क्या हो चुका है, डी इफेक्टेड हो चुका है, उसके अंदर कोई ना कोई इफेक्ट जो है वो आ चुका है। हम ये कहें कि ये मेजर जो है इसके होने या इसका पता कैसे चलेगा, यानी कि डिफेक्ट्स जो है वो हमें कहाँ देखने को मिलेगा, डिफेक्ट्स मे बी इन जॉइंट्स, जो बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बोन्स के अंदर जो हैं वो कोई भी डिफेक्ट्स हो सकते हैं।
जॉइंट्स के अंदर जो हैं वो कोई ना कोई डिफेक्ट्स हो सकते हैं, उसके साथ साथ मसल्स हो सकती हैं, मांसपेशियां हैं, उनके अंदर कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से वो पर्सन जो है वो फिजिकली शारीरिक रूप से किसी भी काम को करने में क्या है, असमर्थ है या उसके अंदर अक्षमताएं जो है वो है। अब हम देखते हैं कि लोकोमोटर या ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट के टाइप्स जो है वो कौन कौन से हैं। टाइप्स टाइप्स के अंदर हम लोकोमोटर को जो है वो दो कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट और हेल्थ एम्पायरमेंट। इसे ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट भी कह सकते हैं और इसके साथ साथ इसे फिजिकल एम्पायरमेंट भी जो है वो बोला जा सकता है। कैसे कहेंगे कि अगर कोई भी समस्या या डेफिशिएंसी जो है वो कहाँ है, अगर किसी भी पर्सन के आउटर ऑर्गन में है, आउटर ऑर्गन में है, शरीर के बाहरी अंग के अंदर है, तो वो कहाँ आएगा, वो आपका ऑर्थोपेडिक या फिजिकल एम्पायरमेंट के अंदर हम लेके चलेंगे। हेल्थ एम्पायरमेंट यानी कि इशू जो है या कोई भी प्रॉब्लम जो है वो कहाँ है, डेफिशिएंसी कहाँ है, इनर ऑर्गन के अंदर है, तो वो कहाँ कैटेगराइज किए जाएंगे, वो आपके हेल्थ एम्पायरमेंट के अंदर जो है वो कैटेगराइज किए जाएंगे। यानी कि ऑर्थोपेडिक मेजरली जो है वो बोन्स के अंदर, जॉइंट्स के अंदर जो है डेफिशिएंसी आ गई है, जिसके अंदर हम पोलियो का केस जो है वो किस में लेके चल सकते हैं, हम फिजिकल एम्पायरमेंट के अंदर लेके चल सकते हैं। इसके साथ साथ हम फिजिकल क्रिपल जो बच्चे हैं वो भी जो है वो किस में कैटेगराइज हो सकता है, वो भी हमारा ऑर्थोपेडिक के अंदर हम लेके चल सकते हैं। जब हम हेल्थ एम्पायरमेंट की बात करते हैं तो जो डायबिटीज का केस है, अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन सबको हम कहाँ कंसिडर करेंगे, ये जो है वो किसमें आएंगे, हेल्थ से संबंधित। क्योंकि देखिए जब इफेक्ट जो है, जब पोलियो या फिजिकल क्रिपल जिसको हम कहें कि शारीरिक कोई भी अंग या कोई भी गतिविधि के अंदर समस्या है, यहाँ डिफेक्ट कहाँ मिला हमें, उस बॉडी के आउटर ऑर्गन्स या जिसे हम कहें कि जिस डेफिशिएंसी को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेक्ड आई से देखकर एक बच्चे को या किसी भी व्यक्ति को जस्ट उसके सामने उसको देखकर जब हमें ये पता चल जाए कि उसके अंदर कोई समस्या या कोई डिसेबिलिटी है, तो वो किसमें आती है, आपकी ऑर्थोपेडिक या फिजिकल एम्पायरमेंट के अंदर ली जाती है। हेल्थ एम्पायरमेंट, हेल्थ एम्पायरमेंट में क्या आ जाता है कि जब कोई भी डेफिशिएंसी है या कोई भी समस्या है वो किससे संबंधित है, एक व्यक्ति के इनर ऑर्गन से, शरीर के जो भीतर के अंग हैं उसके अंदर जो है वो कोई ना कोई समस्या आ चुकी है, तो वो किस में लेके चलेंगे, हम हेल्थ एम्पायरमेंट के अंदर लेके चलेंगे। जिसमें हमने डायबिटीज का एग्जाम्पल जो है हमने लिया, अस्थमा का जो एग्जाम्पल है, डायबिटीज में हम क्या देखते हैं कि इंसुलिन फॉर्म करने जो है वो बंद हो जाते हैं, या हमारे जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, या उसके अंदर कोई भी डेफिशिएंसी आ जाती है, तो हम क्या देखते हैं, डायबिटीज की जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है। अस्थमा की प्रॉब्लम है, लंग्स के अंदर क्या है, कोई ना कोई डेफिशिएंसी आ गई है या कोई डिफेक्ट्स आ गया है, उसकी वजह से भी जो है हमें ये समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है। इसके साथ साथ इसके अंदर ब्लड प्रेशर का जो प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर भी हम इसके अंदर लेके चल सकते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, बीपी की जो समस्या रहती है, चाहे वो लो ब्लड प्रेशर हम लेके चलें चाहे हाई ब्लड प्रेशर लेके चलें, तो वो भी किसमें कंसीडर किया जाता है, वो भी हमारा हेल्थ एम्पायरमेंट के अंदर जो है वो आता है। अब बात आती है कि हम किसी भी ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट या एक लोकोमोटर एम्पायरमेंट बच्चे की पहचान जो है वो किस तरह से करेंगे। व्हाट आर द आइडेंटिफिकेशन टर्म फॉर द लोकोमोटर एम्पायरमेंट स्टूडेंट, कौन कौन से सिम्टम्स कह सकते हैं हम, या आइडेंटिफिकेशन, पहचान जो है वो कैसे हो सकती है। 1.
आइडेंटिफिकेशन जो है वो कैसे रहेगी? तो सबसे पहला जो हमारे पास पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन का, दैट इज लैक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। लैक ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो फिजिकल एक्टिविटी है, शारीरिक क्रियाएं हैं, उसके अंदर हम क्या देखेंगे, बच्चे को प्रॉब्लम है किस चीज के अंदर, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करने में या उसके अंदर सामंजस्य कोऑर्डिनेट करने के अंदर उसे जो है वो समस्या आ रही है। तो वो बच्चा जो है वो किस में कैटेगराइज हो जाएगा, वो ऑर्थोपेडिक के अंदर कैटेगराइज आ जाएगा। फिर वो कहता है प्रॉब्लम्स इन मूवमेंट्स, प्रॉब्लम इन मूवमेंट्स, यानी कि जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी बच्चे को चलने फिरने में क्या आ रही है, समस्या आ रही है, उसे डिफिकल्टी है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है वो विदाउट एनी किसी भी तरह से जो है वो नहीं जा सकता है, उसे आने जाने में जो है वो समस्या आ रही है, तो वो भी क्या पहचान कराएगा कि बच्चा जो है वो क्या है, या तो ऑर्थोपेडिक है या उसमें हेल्थ एम्पायरमेंट है या उसके अंदर जो है वो लोकोमोटर एम्पायरमेंट है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ज्वाइंट्स इन, पेन इन ज्वाइंट, सॉरी, जो हमारे जोड़ हैं उनके अंदर जो है वो पेन रहेगा, वो लगातार जो है वो कहेगा कि मेरी जो लेग्स के अंदर पेनिंग हो रहा है, मेरी नीज के अंदर पेनिंग हो रहा है, मेरे शोल्डर के अंदर पेनिंग है, हर जगह जो है वो किस तरह का इशू क्रिएट करेगा कि उसके जो जॉइंट्स हैं उसके अंदर जो है वो क्या है, पेन जो है वो हो रहा है। सिमिलरली वो कहते हैं यूज ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, बच्चे ने अगर किसी भी तरह का हम ये कहें कि कृत्रिम उपकरण जो है वो यूज किया हुआ है, कृत्रिम उपकरण हम ये कहें कि इधर उधर चलने के लिए जो है उसने ट्राईसाइकिल या ट्राई हम ये कहें चेयर जो है वो यूज कर रखी है, व्हील चेयर जो है उसने यूज कर रखी है, या कोई भी आर्टिफिशियल फुट जो है उसने लगा रखा है, या आर्टिफिशियल हम कहें हैंड जो है उसने यूज कर रखा है, तो वो भी जो है पहचान कराएगा हमें किस चीज की, कि उसके अंदर क्या है, किसी भी तरह की ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट जो है वो है। उसके साथ साथ हम कहते हैं नॉट एबल टू डू देयर रेगुलर फिजिकल वर्क, not able to do regular physical work। जो हमारे रूटीन के जो भी वर्क हैं उनको वो प्रॉपरली जो है वो काम करने में उसे क्या आ रही है, समस्या आ रही है, तो वो भी हमें किस चीज की पहचान कराएगा कि उस बच्चे के अंदर कोई ना कोई जो है वो असमर्थता है, किस तरह की हम ये कहें कि वो ऑर्थोपेडिकली जो है वो डिसेबल है। वो हम कहें कि फिजिकल मूवमेंट्स जो है वो प्रॉपर नहीं कर पाया, हमने देखा कि उसका प्रॉपरली जो है वो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो नहीं है, कोई भी काम कर रहा है तो हम ये कहें कि डिस्टेंस को मैनेज करना है या किसी भी चीज़ को करना है तो उसके अंदर वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, किसी भी चीज़ को हैंड से पिक किसी चीज़ को करना है, पकड़ना है अगर किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को टच करना है या किसी चीज़ को मूव करना है तो वो उस चीज़ को करने में जो है वो असक्षम है। इसी तरह से हमने कहा प्रॉब्लम इन द मूवमेंट्स, कि वो उसे चलने में इधर उधर जाने के अंदर समस्या आ रही है, तो वो भी हमारा इसी के अंदर कैटेगराइज होगा। नेक्स्ट आता है पेन इन जॉइंट्स, जो उसके जॉइंट्स हैं उनके अंदर उसे समस्या आ रही है, उसकी बॉडी जो है वो क्या हो रही है, लगातार दर्द कर रही है, उसको पेन हो रहा है, वो जो है वो प्रॉपरली जो है ट्रीटमेंट के ऊपर जो है वो डिपेंड कर रहा है, तो वो चीज़ भी जो है हमें किस चीज़ की पहचान कराएगा कि उसके अंदर कोई भी ना कोई ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट जो है वो है। सिमिलरली वो कहता है यूज ऑफ द आर्टिफिशियल लिम्स, किसी भी तरह की उसने जो है वो आर्टिफिशियल लिम्स यूज कर रखा है, कि उसने कोई भी बैसाखी का सहारा ले रहा है, उसके साथ साथ किसी हम कहें कि ट्राईसाइकिल का वो सहारा ले रहा है, व्हील चेयर का सहारा ले रहा है, या हम ये कहें कि इधर उधर अगर उसे मूव करना पड़ रहा है तो वो अपने आप जो है वो मूव नहीं हो रहा है, किसी दूसरे या सेकंड पर्सन की जो है उसे मदद जो है वो लेनी पड़ रही है, तो वो बच्चा जो है वो फिजिकली डिसेबल हो सकता है। नेक्स्ट वो कहता है नॉट एबल टू डू द फिजिकल वर्क, जो भी उसके रूटीन के जितने भी फिजिकल वर्क हैं, चाहे उसे खाना खाना है या उसे नहाना है, कुछ भी करना है, कपड़े पहनना है, तो रेगुलर जो उसकी फिजिकल एक्टिविटीज हैं उनको करने में भी उसे क्या है, समस्याएं आ रही हैं, तो वो किस में कंसिडर करके चलेंगे हम, वो ऑर्थोपेडिक के अंदर जो है वो लेकर चला जाएगा। अब हम देखते हैं व्हाट आर द मेजर कॉजेज ऑफ ऑर्थोपेडिक, मेजर जो है वो कॉजेज कौन कौन से हो सकते हैं।
जो है वो कौन कौन से हैं? कॉजेस के अंदर सबसे पहला जो कॉज आता है दैट इज हेरिडिटरी कॉज, अनुवांशिक कारक। अनुवांशिक कारण कि अगर हम कहें कि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो हमारे मदर फादर को है तो उस चीज़ के बच्चे के अंदर आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, जो हेल्थ एम्पायरमेंट है जो कि ऑर्थोपेडिक के अंदर हम ले रहे हैं, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हमने ली, अस्थमा की प्रॉब्लम ली, बीपी की, ब्लड प्रेशर की जो प्रॉब्लम है, ये समस्याएं कैसी समस्याएं हैं? ये जेनेटिक डिसऑर्डरनेस होता है और कई बार हम क्या देखते हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही क्या होती हैं, ट्रांसफर हो जाती हैं। क्योंकि जो हम ये कहें कि हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं वो हम कहाँ से गेन कर रहे हैं, वो मदर फादर से गेन कर रहे हैं। तो जो पेरेंटल इफेक्ट्स हैं या डी इफेक्ट्स हैं वो भी एक बच्चे के अंदर आने का रीज़न जो है वो हो सकता है। तो कोई बच्चा अगर फिजिकली डिसेबल है या उसके अंदर कोई भी हेल्थ एम्पायरमेंट अगर आ रही है तो उसका मेजर कारण जो है वो क्या हो सकता है, हेरिडिटरी फैक्टर हो सकता है कि वो अपने माता पिता से उन गुणों को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो जहां अगर हम कहें गुण ले रहे हैं तो मदर फादर के जो अवगुण हैं वो भी बच्चे के अंदर जो है वो आ सकते हैं। सेकेंड आता है इसके अंदर एनोक्सिया। एनोक्सिया जिसे हम लैक ऑफ ऑक्सीजन कह देते हैं। लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन के बिहाफ पर हम क्या लेके चलते हैं कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब बच्चे का जन्म हो रहा है तो उस समय हम क्या देखते हैं, अगर मदर को जो है वो बहुत ज़्यादा एनेस्थीसिया दे दिया जाता है तो वो जो है हम कहते हैं उसकी बॉडी पूरी की पूरी सुन्न हो जाती है और बच्चे को जो है वो उस टाइम जो है हम क्या देखते हैं, ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपरली नहीं मिल पाती है। तो जिस बॉडी पार्ट के अंदर उसकी ऑक्सीजन ट्रेवल नहीं होगी वो बॉडी पार्ट जो है उसका क्या हो सकता है, डिसइंफेक्टेड हो सकता है, उसके अंदर समस्या जो है वो आ सकती है। आपने देखा भी होगा कि बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसे जो है वो रुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो अभी तक जो है वो अपनी हर एक्टिविटी के लिए किस पे डिपेंड कर रहा था, वो अपनी मदर के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन जैसे डिलीवरी हो जाती है, बच्चा जो है वो एनवायरनमेंट में आ जाता है तो उसको रुलाया जाता है, क्योंकि अगर वो मुंह खोलेगा तो मुंह से जो है उसके सांस वो ले पाएगा, सांस जब लेगा तो ऑक्सीजन उसके बॉडी के अंदर जो है वो ट्रेवल करेगी। अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, कुछ टाइम तक वो बच्चा रोता नहीं है, तो हम क्या देखेंगे, उसके किसी भी मेजर बॉडी पार्ट का इफेक्ट हो सकता है। वो उसका आउटर ऑर्गन भी हो सकता है और वो उसका इनर ऑर्गन भी जो है वो हो सकता है। तो लैक ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग द डिलीवरी टाइम ऑफ, हम कहें कि डिलीवरी के टाइम अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, चाहे वो मदर है चाहे वो बच्चा है, तो उसके अंदर किसी भी तरह की समस्या जो है वो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट रहता है एक्सीडेंटल फैक्टर। एक्सीडेंटल फैक्टर यानी कि दुर्घटनीय रीजन, दुर्घटनीय कारण क्या हो सकता है कि हम कहें कि हम कहीं पर भी ट्रैवलिंग कर रहे हैं और उस ट्रैवलिंग के अंदर हमारा कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, हमारे साथ इस तरह से कोई भी हम कहें इंसिडेंट हो जाता है, नेगेटिव इंसिडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत बार हम क्या देखते हैं, बच्चा या कोई भी पर्सन जो है वो अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन को जो है वो खो बैठता है या उसके अंदर डिफेक्ट जो है वो आ जाता है। इसके साथ साथ हम कहें कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे जब क्रैकर्स, पटाखे जब जलाते हैं तो वो क्या है, ध्यान नहीं देते या हड़बड़ाहट के अंदर उस चीज़ को करते हैं, तो वहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, उन पटाखों की वजह से या उसकी वजह से, क्रैकर्स की वजह से जो है बच्चा कोई अपने किसी भी ऑर्गन को जो है वो खो बैठता है या कोई भी उसके साथ किसी भी तरह का इंसिडेंट या एक्सीडेंट जो है वो उसके साथ हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन के बिहाफ पर डेफिशिएंट जो है वो हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई भी ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट जो है वो हो सकती है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इफेक्ट ऑफ इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस। किसी भी तरह की बीमारी है या किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है वो हो चुका है, तो उस इन्फेक्शन या बीमारी की वजह से हम क्या देखते हैं, कई बार जो है वो बच्चा जो है वो कोऑर्डिनेशन खो बैठता है। जिसका आपके पास छोटा सा एग्जांपल है, हम पोलियो का एग्जांपल ले सकते हैं। तो पोलियो क्या है, पोलियो कोई हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है, पोलियो कोई इंसिडेंटल फैक्टर नहीं है, पोलियो कोई एनेक्सोइकिया फैक्टर नहीं है। हम कई बार पोलियो के केस होते हैं, तो पोलियो जो है वो क्या है, एक बीमारी है, एक इन्फेक्शन है, एक डिजीज है, एक वायरल हम ये कहें कि इन्फेक्शन है, जिसकी वजह से बच्चे को हम क्या देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम जो है, उसके पैर के अंदर प्रॉब्लम आती है और वो अपने एक पैर के ऊपर या एक फुट का जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन जो है वो
खो बैठता है। तो इसी तरह से कोई भी मेजर, कोई भी लंबी बीमारी किसी भी बच्चे के साथ अगर होती है तो उस बीमारी की वजह से किसी भी बॉडी ऑर्गन के अंदर कोई भी डेफिशिएंसी या डिफेक्ट जो है वो आ सकता है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल फैक्टर। पर्यावरणीय कारक। पर्यावरणीय कारक क्या हो सकता है? हम कहें कि जन्म के बाद एक बच्चे को प्रॉपर जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। अगर उसे प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, या हम ये कहें कि उसको प्रॉपरली जो है वो एजुकेट नहीं किया जाता है, उसे प्रॉपरली एजुकेशन नहीं मिलती, या वो हम कहें कि एक बुरी संगत के अंदर पड़ जाता है, गलत संगति में पड़ जाता है, और कई बार हम क्या देखते हैं, उस गलत संगति की वजह से जो उसका इंटरेक्शन है वो गलत लोगों के साथ होता है और वो अपनी ही लाइफ के साथ कुछ ना कुछ गलत कर लेता है। तो जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो भी जो है उसके अंदर कोई ना कोई डिसइंफेक्शन आने के या उसके अंदर एम्पायरमेंट आने का मेन रीजन जो है वो हो सकता है, कारण जो है वो रह सकता है, जिसकी वजह से बच्चा अपना कोई भी बॉडी ऑर्गन खो सकता है, या वो उसके हम ये कहें कि बॉडी आउटर ऑर्गन को इफेक्ट कर सकता है या उसके इनर ऑर्गन को जो है वो इफेक्ट कर सकता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द एजुकेशनल नीड ऑफ ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट स्टूडेंट, कि स्कूल के अंदर अगर कोई भी फिजिकल हैंडीकैप या हेल्थ एम्पायर्ड बच्चा अगर स्टडी कर रहा है तो उस बच्चे की किस किस तरह की नीड है, क्योंकि हम इंक्लूसिव एजुकेशन कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि बच्चा चाहे फिजिकली डिसेबल है चाहे मेंटली डिसेबल है, जब तक वो एक नॉर्मल स्कूल के अंदर अपनी एजुकेशन गेन कर सकता है तो उसकी नीड को ध्यान में रखकर उसे एजुकेशन जो है वो दी जानी चाहिए। तो सबसे पहले आता है, हम देखते हैं एजुकेशनल नीड। शैक्षिक आवश्यकताएं जो हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? तो शैक्षिक आवश्यकताओं के अंदर सबसे पहले आता है लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट के अंदर बच्चा स्कूल में या कहीं पर भी अपनी एजुकेशन ले रहा है वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो कैसा होना चाहिए, जिसके अंदर बाधाएं जो है वो कम से कम होनी चाहिए। आपके पास एग्जांपल है, स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ता है, अपना लाइफ का 6 घंटे 7 घंटे जो है वो स्कूल में स्पेंड करता है, तो अपनी फिजिकल वर्क के लिए उसे चाहे वॉशरूम के लिए जाना है, चाहे उसे वाटर फैसिलिटी चाहिए तो वो उसे स्कूल से मिलती है, तो वहाँ उसे जो है एनवायरनमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। उसे ऐसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए कि वो अपनी रेगुलर जो फिजिकल वर्क है उसको आसानी से जो है वो कर पाए, उसके अंदर कोई भी समस्या जो है वो नहीं होनी चाहिए। जैसे हम कहें कि उसके लिए जो हम कहें स्कूल्स के अंदर वेस्टर्न पोर्ट्स हैं, इंडियन पोर्ट्स हैं, हर तरह की फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। जहाँ पर भी पानी की समस्या है वहाँ पर एरिया जो है वो कैसा रखा जाना चाहिए, क्रश्ड रखना चाहिए, ताकि वहाँ पर कोई भी स्लिपरी जो है वो सिचुएशन ना हो जिसकी वजह से बच्चा अपना कोऑर्डिनेशन जो है वो खो पाए। तो लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव एनवायरनमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोज ऑफ प्रॉब्लम। जो समस्या है, जो बच्चे की प्रॉब्लम है, उसको अच्छी तरह से जो है उसकी आइडेंटिफिकेशन, पहचान करना, और पहचान करने के बाद बच्चे को किन चीज़ों की आवश्यकताएं हैं उन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम उसकी पहचान नहीं करेंगे हम उसकी नीड्स जो हैं वो आवश्यकताएं हैं वो उसको फुलफिल नहीं कर पाएंगे, जिसके बिहाफ पे बच्चे को किस किस तरह के लर्निंग मटेरियल की ज़रूरत है वो चीज़ जो है वो डिसाइड अप करी जाएगी। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल and rehabilitation program। डेवलपमेंट ऑफ वोकेशनल एंड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम। हर किसी का शिक्षा लेने का मेजर मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि अपने पैरों पर जो है वो खड़े होना। तो इसलिए स्कूल के अंदर जो है वो अच्छे तरह के उनको जो है वो पुनरुत्थान करने की या उनको वोकेशनल गाइडेंस, व्यवसायिक जो है वो अच्छे तरीके से मार्गदर्शन करने के लिए जो है उनको प्रोग्राम जो है वो ऑर्गेनाइज करने चाहिए, ताकि उनका भी जो है वो व्यवसाय के बिहाफ पर अच्छी तरह से डेवलप हो सके, उनके अंदर एक अच्छा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप हो पाए और वो भी अपने आप को एक मेजर
रोल माने सोसाइटी का और सोसाइटी के अंदर अपनी इन्वॉल्वमेंट जो है वो अच्छे तरीके से दिखा पाए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ एनरिच्ड प्रोग्राम्स। स्कूल के अंदर जो है वो इस तरह के कार्यक्रम को आयोजित किया जाना चाहिए जिससे बच्चे की हर तरह की डेवलपमेंट हो। हमने जैसे एग्जांपल दिया कि कोई बच्चा फिजिकली डिसेबल है तो वो कहें कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर जो है वो पार्ट नहीं ले सकता। मान लिया कि कोई भी क्रिकेट जो है टूर्नामेंट स्कूल के अंदर ऑर्गेनाइज हुई कि 2 या 3 जो है वो फिजिकल डिसेबल बच्चा है, वो क्रिकेट के अंदर जो है वो टीम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, लेकिन एज अ वॉलंटियर या एज अ अदर वर्क जो है उसको दिया जा सकता है। तो एनरिच प्रोग्राम यानी कि प्रोग्राम इस तरह से एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए कि बच्चे की उसकी इन्वॉल्वमेंट जो है उस चीज के अंदर हो, वो अपने आप को दूसरे से इंफीरियर जो है वो ना समझे। कोऑपरेटिव नेचर के बिहाफ पर उसके साथ जो है वो काम किया जाना चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं हम ये कहें कि उनके बिहाफ पर जो एकेडमिक या नॉन एकेडमिक एक्टिविटीज हो सकती हैं उनको भी स्कूल के अंदर अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाना चाहिए और वो प्रोग्राम्स जो है वो एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए। नेक्स्ट आता है इसके अंदर दैट इज रोल ऑफ टीचर। स्टूडेंट का और एक टीचर का जो है वो बहुत मेन रोल या एक अच्छा रिलेशन जो है वो होता है। तो एक बच्चे को डेवलप करने का मेन काम जो है वो किसका होता है? अध्यापक का होता है। तो टीचर जो है वो हमेशा कैसा हो कि उसको कोऑपरेटिव नेचर दे, उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करे, उसके साथ साथ जहां पर भी उसकी समस्याएं हैं उनको अच्छे तरीके से वो क्या कर सके, डायग्नोज कर सके, खत्म कर सके। इस तरह की एबिलिटीज जो है टीचर के अंदर होनी चाहिए और वो बच्चे के अंदर एक कोऑपरेटिव मैनर के बिहाफ पर जो है वो काम करे। उन्हें जो है वो इंफीरियर ना समझ के दैट इज द पार्ट ऑफ एजुकेशन, वो भी उस शिक्षा का उस क्लास का पार्ट है। इस तरह की थिंकिंग जो है वो टीचर की होनी चाहिए। और एक टीचर जो है इन बच्चों के लिए एक कोऑपरेटिव, एक गाइडर, एक फ्रेंड का जो है वो काम करे, जिसके बिहाफ पर उनकी हर तरह के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली टीचर जो है वो डेवलप करे। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि जो लोकोमोटर या ऑर्थोपेडिक एम्पायरमेंट है वो होती क्या है, उसके बाद इसके हमने टाइप्स के बारे में डिस्कस करा। टाइप के बाद हमने ये देखा कि इसकी आइडेंटिफिकेशन किस तरह से हो सकती है, मेजर कॉजेज जो है वो कौन कौन से हैं, और फिर हमने डिस्कस करी कि इसकी कौन कौन सी एजुकेशनल नीड जो है वो हो सकती हैं जो कि बच्चे को शिक्षा के बिहाफ पर चाहिए। जो नेक्स्ट एम्पायरमेंट है, नेक्स्ट डिसेबिलिटी है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।